हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। आ चुकी है आप लोगों के लिए सोल टू डबल बॉस का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि पार्थिक, जो कि इस वक्त आयु से अपनी फीलिंग्स तो शेयर करना चाहता था, मगर उसे काफ़ी ज़्यादा शाय महसूस हो रहा था। ऊपर से श्रेजल भी अब रूम से बाहर जा चुकी थी, जिसकी वजह से वो भी बहाना मारते हुए रूम से बाहर निकल जाता है। और रूम से बाहर निकलते ही वो ज़ोर से अपने दिल पर हाथ रखते हुए गहरी गहरी सांसें भरने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या करे, लेकिन तभी उसे उसके ठीक सामने ईरा नजर आता है, जो अपने सर के पीछे अपने हाथ को रखते हुए अपने एक हाथ को कमर पर टिकाते हुए कुछ सोचते हुए कहता है, वैसा तो है ही एक नंबर का भोंदू, लेकिन अगर मैं इससे आइडिया मांगूँ तो। और फिर वो कुछ सोचते हुए मुस्कुराते हुए किचन की तरफ जाने लगता है, जहाँ इस वक्त श्रेजल गई थी। वहाँ पर ऑलरेडी कुछ स्टाफ थी जो कि बाकी आए हुए गेस्ट वगैरह को स्नैक्स सर्व कर रही थी। श्रेजल जो पार्थिक और आयु के लिए अंदर की तरफ कुछ ले ही जा रहे थे, लेकिन तभी पार्थिक उसके ठीक सामने आते हुए कहता है, भाभी ये क्या कर रही हैं आप। श्रेजल जो कहती हैं, अरे आप लोग के लिए तो मैं ये रूम में लेकर आ रही थी, आप क्यों बाहर आ गए। पार्थिक जो कहता है, भाभी आपको बोला था ना प्लीज़ आप रूम में रहिए, मैं बात कैसे शुरू करूँ। श्रेजल जो कहती है, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। आप एक काम क्यों नहीं करते, अपने भाई से पूछिए ना। पार्थिक जो कहता है, भाभी होली के दिन वैसे भी देखिए मुंह सूजा हुआ है, होली के दिन क्या हाथ पैर तोड़वा लूँ मैं। भाई को पता चलेगा ना तो मुझे गंजा करवा देंगे वो। आप प्लीज़ चलो ना। श्रेजल जो कहती है, मुझे तो इन सबसे खुद ही बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, मैं इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकती। पार्थिक जो कहता है, आपकी बात ईरा बहुत मानता है, अगर आप ईरा को बुला दो और वो मेरी मदद कर दे तो अच्छा होगा। श्रेजल जो कहती है, वैसे आप तो उसे टीन का डब्बा कहते हैं, आपको लगता है कि वो आपकी मदद करेगा। पार्थिक जो कहता है, आज ज़रूरत है तो उसके सामने हाथ जोड़ लूँगा और क्या कर सकता हूँ। वैसे भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं उससे किस तरह से बात करूँ, और ज़्यादा अगर मैं इसी तरह शर्माऊँगा तो वो क्या सोचेगी मेरे बारे में कि क्या मर्द हूँ मैं। मुझसे ज़्यादा ठीक ठाक तो वही मुझसे बात कर ले रही है, मेरे मुँह से कुछ निकल ही नहीं पा रहा है। आप प्लीज़ हीरा को बुला दो, शायद वो मेरी कोई हेल्प कर दे। श्रेजल जो कहती है, ठीक है, पर ये कि तभी पार्थिक जो कहता है, इसकी आप टेंशन मत लो, ये मैं उसके लिए लेते जाऊँगा। और वो अपने हाथ में कुछ नाश्ता लेकर के इस वक्त अपने रूम की तरफ आगे बढ़ जाता है। श्रेजल जो ईरा को अपने पास बुलाती है, ईरा जो कि तेज़ कदमों से श्रेजल के ठीक सामने आकर के उसकी तरफ देखते हुए कहता है, हेलो, हैप्पी होली। ईरा सिर्फ श्रेजल से ही प्यार से बात किया करता था, वरना आहान से। श्रेजल जी कहती है, हैप्पी होली, और ये बोल करके वो उसके ठीक सामने आकर के बैठ जाती है। ईरा जो उसे देखते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम्हें कोई हेल्प चाहिए मुझसे। श्रेजल जी कहती है, वैसे तो मुझे नहीं चाहिए, लेकिन हाँ पार्थिक जी को ज़रूर चाहिए। ईरा जो कहता है, उस बेवकूफ़ को मुझसे क्या हेल्प चाहिए। श्रेजल जो कहती है, ये तो तुम्हें उन्हीं से पूछना पड़ेगा। ईरा जो कहता है, उसी से पूछ कर आता हूँ मैं। और फिर वो श्रेजल की तरफ देखते हुए कहता है, तुम जाओ सर के पास, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। श्रेजल जो कहती है, नहीं मुझे नहीं जाना। जैसे ही ईरा ने सर का नाम लिया था, यानी कि आहान का, श्रेजल के दिमाग में वही सिनारियो दोबारा से चलने लगता है, जिस रोमांटिक तरीके से आहान ने उसे ज़बरदस्ती किस कर लिया था। और श्रेजल एकदम से किचन की तरफ भागते हुए कहती है, कहीं मुझे देख ना ले दोबारा से, उनके पास तो जाना ही नहीं मुझे आज पूरे दिन तक। वहीं पार्थिक जो कि धीरे धीरे कदमों से अपने रूम की तरफ आगे बढ़ ही रहा था कि तभी पीछे से ईरा उसके कुर्ते के पीछे के कॉर्नर को खींचते हुए कहता है, ओए इधर सुनो। जैसे ईरा की आवाज़ पार्थिक सुनता है, वो एकदम से पीछे मुड़ करके उसके सामने झुकते हुए कहता है, आ गया तू मेरा भाई। ईरा जो कहता है, कौन भाई, और ये बोल करके वो अगल बगल अपनी मुंडी को घुमाने लगता है। वहीं वो पूरे 360 डिग्री के मुंडी को घुमाते हुए कहता है, मुझे तो तुम्हारा भाई कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा। पार्थिक जो कहता है, अरे तू ही तो है मेरा भाई, मेरा लाडला, मेरा प्यारा, कितना क्यूट है ना तू। ईरा जो कहता है, तुम्हारी मेंटालिटी अच्छे से समझ में आ रही है मुझे मक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं है, काम क्या है ये बोलो। पार्थिक जो पहले तो मुंह बनाता है और अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए कहता है, अकड़ू कहीं का। लेकिन अब उसके सामने तो ये बोल नहीं सकता था, जिसकी वजह से वो ट्रे को साइड की टेबल पर रखते हुए ईरा के सामने अपने हाथ को उसके हाथ में रखते हुए कहता है, भाई तो मेरा दोस्त है ना, और हम तो एक दूसरे को कितने सालों से जानते हैं, और फिर मैं तुझे इलेक्ट्रिसिटी खिलाऊंगा, बस मेरा एक छोटा सा काम कर दे। ईरा जो कहता है, हाथ पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुझे इलेक्ट्रिक खिलाओ ना खिलाओ मैं तुम्हें इलेक्ट्रिक करंट दे दूँ। हाथ पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, पता चले तो मुझसे झूठ बोलो और मैं तुम्हें करंट शॉक दे दूँ। हाथ पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, पता चले तो मुझे इलेक्ट्रिक करंट दे ना पाओ और मैं ही तुम्हें करंट दे दूँ। मैंने करंट दिया तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। पार्थिक जो कहता है, मेरे साथ इतना रूड क्यों रहता है यार, तू प्यार से बात क्यों नहीं करता। हीरा जो कहता है,
प्यार से बात उससे की जाती है जो कि प्यारा हो। टिंडे जैसे शक्ल वालों से मैं प्यार से बात नहीं करता। पार्थिक जो उसके मुंह पर अपने पंच को बनाते हुए कहता है, मेरा तो मन करता है ना कि तेरा कि तभी ईरा जो कहता है, तुम मेरे साथ फिर से वॉयलेंट हो रहे हो, हटो, मुझे जाना है। जैसे ही ईरा ये बोलता है, पार्थिक जो उसको कमर से पकड़ करके उसको उठाते हुए कहता है, मेरे भाई प्लीज़ मेरी बात सुन ले। और फिर उसको ठीक से सामने की तरफ रखते हुए कहता है, अंदर एक लड़की बैठी हुई है यार, मेरी ना हिम्मत नहीं हो रही इसके सामने कुछ भी बोलने की। अगर तू मदद कर देता तो बहुत बड़ी मेहरबानी होती, प्लीज़। मैं तुझे 5 की रेटिंग दूंगा, प्लीज़। और ये बोल करके उसके सामने हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाने लगता है। वहीं ईरा जो उसके बाल को धीरे से सहलाते हुए कहता है, गुड बॉय, इसी तरह से मुझसे बात किया करो, तुम अच्छे लगते हो। और फिर वो पार्थिव को कहता है, चलो मेरे साथ। पार्थिव जो उसको रोकते हुए कहता है, तू कहाँ जा रहा है? ईरा जो कहता है, मुझे पता है कि तुम मुझसे प्रपोज करना चाहते हो, इसलिए मैं भी चल रहा हूँ। पार्थिव जो कहता है, भाई मुझे प्रपोज करना है, तुझे नहीं। तू कहाँ अंदर जाएगा और क्या करेगा अंदर जा करके? ईरा जो पहले उसे घूरता है और फिर अपने हाथ को उससे छुड़ाते हुए कहता है, एक काम करो, तुम खुद ही चल जाओ और खुद ही उसको सब कुछ बोल दो, मेरी तो कोई ज़रूरत नहीं है ना तुम्हें, मैं चला अपना काम करने। और ये बोल करके वो मुड़ता, लेकिन उससे पहले ही पार्थिव उसके सामने दौड़ करके आते हुए कहता है, छोटू बॉस कितना नाराज़ हो जाते हैं आप, ऐसे नहीं करते ना, चलिए आप जो कहेंगे आप बिल्कुल मैं वही मानूंगा, आप जो कहेंगे बिल्कुल, मेरे सर आंखों पर है आपके सारे ऑर्डर्स। और ये बोल करके उसका हाथ पकड़ करके अंदर की तरफ जाने लगता है, लेकिन तक पार्थिव की नज़र जो कि ईरा पर ही टिकी हुई थी और वो अपना मुंह बनाते हुए कहता है, बड़ा यार छोटू बॉस कहीं का, लंगूर जैसी शक्ल है, बस दिमाग क्या है, थोड़ा सा एटीट्यूड देखो इनका। बेटा एक बार तो मेरा काम कर दे, उसके बाद 3 दिन तक तुझे शट डाउन रखूँगा और बक्सा और अलमीरा में छुपा दूंगा, किसी को मिलेगा भी नहीं तो ढूंढने पर। पार्थिव वैसे तो ये सब कुछ बोल नहीं रहा था, बल्कि वो सिर्फ सोच रहा था, लेकिन इस वक्त ईरा ने उसका हाथ पकड़ रखा था, जिसकी वजह से उसके दिमाग में जो भी कुछ जनरेट हो रहा था ईरा उसे अच्छे से समझ पा रहा था। और वो अपने हाथ से थोड़ा प्रेशर देते हुए पार्थिव के हाथ को दबा देता है, जिससे पार्थिव के मुंह से थोड़ी आह निकल जाती है। वहीं वो दोनों के दोनों रूम के अंदर पहुंच चुके थे। लगातार ईरा उसके हाथ को दबाया जा रहा था, जिससे पार्थिव को काफ़ी दर्द हो रहा था। और वो ईरा से कहता है, अरे छोड़ो, क्या कर रही हो, मेरा हाथ दर्द हो रहा है। ईरा जो पार्थिव की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें पता है लड़कियों को इस चीज़ से नफरत होती है जब उनके मर्द दर्द से डर जाते हैं, कम ऑन बी ब्रेव। पार्थिव जो कहता है वहीं आयो की नज़र सामने की तरफ जाती है। वो पहले तो पार्थिव की तरफ देखती है, वाह ये कितना क्यूट है, कौन है ये? और वो एकदम से खड़ी होकर के उसी के ठीक सामने आकर के बैठ जाती है। वहीं ईरा तुरंत ही पार्थिव से अपना हाथ छोड़ करके उसके सामने हाथ बढ़ाते हुए कहता है, हेलो, मेरा नाम ईरा है, मैं त्रिनेत्र डायनामिक्स का सबसे सक्सेसफुल रोबोट हूँ। मैं तुम्हारे दिमाग को भी पढ़ सकता हूँ और फ्यूचर भी देख सकता हूँ। मेरी प्रेडिक्शन 99.9% की। तभी पार्थिव उसके मुंह पर हाथ रखते कहता है, बस 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 भाई, अपनी ही तारीफ करता रहेगा क्या? अब ये भाई का रोबोट। वहीं आयुषी को इन सब में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था, जिसकी वजह से वो एकदम से उससे इम्प्रेस होते हुए कहती है, ओह माय गॉड, ये वही रोबोट है ना जिसके बारे में आंसर का रोबोट है ना ये, मैंने इसके बारे में बहुत सुना है और ये कितना क्यूट है यार। वहीं वो धीरे से अपने हाथ को उसके गाल पर छुआने लगती है। उसकी बड़े बड़े सर को वो अपने हाथ से छूते हुए कहती है, तुम सच में बहुत क्यूट हो और तुम्हारी आंखें गोल गोल कितनी प्यारी लग रही है ना। आई कैन नॉट बिलीव कि मैं इस तरह से रोबोट को अपने सामने देख रही हूँ। और फिर वो पार्थिव की तरफ देखते हुए कहती है, वैसे तुमने कभी बताया क्यों नहीं मुझे कि तुम्हारे घर में इतना क्यूट रोबोट है, मैं पहले ही आ जाती इससे मिलने के लिए। वहीं ईरा जो अपनी मुंडी को तिरछे की तरफ घुमा करके पार्थिव को देखते हुए हल्का सा स्माइल पास करता है, जो कि इस वक्त एक टीजिंग स्माइल थी। पार्थिव जो मुंह बनाते हुए कहता है, मुझे पता है तू इस वक्त क्या सोच रहा है, मान क्या कि तो बहुत क्यूट है, पर बंदी वो मेरी बनेगी, तेरी नहीं। ईरा जो कि पार्थिव की मदद करते हुए आयुषी से कहता है, वैसे मैं तो क्यूट हूँ ही, लेकिन मेरे साथ साथ रह करके ये भी थोड़ा सा क्यूट हो गया है, दिमाग से अभी भी पैदल है, मगर फिर भी ट्राई कर सकती हो तुम इसे। आयुषी जैसे ही सुनती है वो एकदम से खड़े होते हुए कहती है, क्या बोल रहा है ये पार्थिव? पार्थिव जो कहता है, अरे ये कुछ भी बोल देता है कभी कभी, दिमाग थोड़ा काम नहीं कर रहा। ईरा क्या बोल रहा है तू? और ये बोलकर उसके सामने थोड़ा सा झुकता है कि तभी ईरा उसके गाल को पकड़ते हुए कहता है, तुझे प्रपोज करना है या नहीं? पार्थिव जो तुरंत ही अपने सिर को हाँ मिलाते हुए कहता है, करना है भाई करना है, प्लीज़ कोई आइडिया दे दे। लेकिन ईरा उसके गाल को तुरंत ही छोड़ करके उसको सीधा खड़ा करवाता है और फिर आयुषी से कहता है, ये काफ़ी डरपोक है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है, ये तुमसे कुछ कहना चाहता है मगर कह नहीं पा रहा है। और फिर पार्थिव की तरफ मुंह करते हुए क्या फीलिंग्स बता सकते हो, ये देखने में बहुत क्यूट है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, ये तुम्हें मारेगी नहीं।
और फिर वो तुरंत ही आयुषी के सामने मुड़ते हुए कहता है, तुम नहीं मारोगी ना इसे? आयुषी जो कहती है, मैं क्यों मारूंगी इसे? ईरा जो पार्थिव की तरफ देखते हुए कहता है, क्योंकि ये तुम्हें प्रपोज करना चाहता है, क्या तुम इसे मारोगी? जैसे ही पार्थिव के सुनता है वो तुरंत ही पीछे की तरफ मुड़ जाता है और अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, पीड़ा करक है ये रोबोट, क्या करूँ मैं इसका, इतना पागल। अरे यार, मुझे बचाने के लिए बुलाया था, मुझे और मरवा रहा है ये बताना ज़रूरी था कि मैं इसे प्रपोज करने वाला हूँ, आइडिया तो दिया नहीं इस कुत्ते ने। और फिर वो पीछे की तरफ मुड़ते हुए आयुषी की तरफ देखते हुए कहता है, इसकी बात पर ज़्यादा ध्यान मत दो, ये कुछ भी बोलता है, निकल यहाँ से। वही आयुषी जो कि पार्थिव को देखकर कहती है, हाँ कोई बात नहीं, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही पार्थिव जैसे ही आयुषी की बात सुनता है वो एक बार ईरा की तरफ घूरते हुए कहता है, भाई अब तेरा काम हो गया ना, तो जा सकता है, जा भाग जा यहाँ से। ईरा जो कहता है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। आयुषी जी कहती है, हाँ बिल्कुल, जल्दी आना, हाँ मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। आयुषी ईरा को देखकर काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रही थी। वही वो पार्थिव से कहती है, सच में ये बहुत प्यारा है। पार्थिव जो कहता है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आयुषी जो कहती है, क्या हुआ, तुम्हारा मुंह क्यों बन गया? पार्थिव जो अपने सामने की तरफ ईरा को जाता हुआ देखकर कहता है, तुम्हें सिर्फ वही प्यारा लग रहा है ना, और कोई तो यहाँ पर प्यारा है ही नहीं। जैसे ही आयुषी सुनती है वह स्माइल करते हुए पार्थिव की तरफ देखते हुए कहती है, नहीं कोई और भी प्यारा है, और शर्माते हुए कुछ ज़्यादा ही प्यारा लगता है। पार्थिव जो कि पीछे की तरफ काउच पर बैठते हुए कहता है, नहीं तुम्हें तो कोई और ही क्यूट लग रहा है, कोई और ही प्यारा लग रहा है, उसी से कर लो बात। फिर एक काम करो, होली भी उसी के साथ खेल लेना। वहीं इस वक्त आयुषी के ठीक सामने प्लेट में रंग रखे हुए थे, जिसको वो अपने हाथ में लेते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, वो मशीन है और तुम इंसान हो, होली तो इंसानों के साथ ही खेली जाती है ना। पार्थिव जो कहता है, पर क्यूट तो तुम्हें वो लग रहा है ना। आयुषी जो अपने हाथ में अबीर लेते हुए उसके एक साइड के गाल पर लगाते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं है। और वहीं जैसे ही वो दूसरे साइड के गाल पर उसके रंग लगे, उससे पहले उसे कुछ महसूस होता है और वो कहती है, ये तुम्हारे गाल सूजे हुए क्यों हैं, क्या हुआ गाल पर? पार्थिव जब अपने चेहरे को तुरंत ही ना मिलाते हुए कहता है, अरे कुछ नहीं है, वो तुम तो जानती हो लड़कों की लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ होती रहती हैं, तो बस हो गया होगा मेरा भी। और लड़ाई में 2 घुसा अगर मैं मारता हूँ तो 1 घुसा सहना भी पड़ जाता है ना, लेकिन मैं ज़्यादा मारता हूँ, यू नो। वहीं तभी अचानक से दरवाजा फिर से खुल जाता है। पार्थिव थोड़ा सा डरते हुए सामने की तरफ देखता है, उसे लगा था कहीं आंख खुराना तो नहीं है ये। लेकिन पार्थिव की नज़र जाती है ईरा पर, जो कि इस वक्त अपने हाथ में एक ट्रे लेकर आ रहा था जिसमें 4 ग्लासेस रखे हुए थे। और वो आयुषी के सामने उस ग्लासेस को रखते हुए कहता है, ये लो तुम दोनों के लिए लस्सी लेकर आया हूँ मैं, होली एंजॉय करो गाइस। और फिर वो पार्थिव की तरफ देखते हुए कहता है, और तुम झूठ मत बोलो इससे, तुम कहीं लड़ाई वड़ाई करके नहीं आए थे, शायद तुम भूल रहे हो, लेकिन भाई से पिटाए थे। जैसे ही पार्थिव की सुनता है वो उसको गुस्से भरी निगाहों से देखकर कहता है, ईरा जाओ यहाँ से। आयुषी ईरा की बात सुनकर के थोड़ा गौर फरमाते हुए कहती है, भाई से पिटाया? और फिर वो पार्थिव की तरफ देखते हुए कहती है, क्या तुम अपने भाई से पिटाते हो? पार्थिव तुरंत अपने चेहरे को ना में हिलाते हुए पूरे स्टाइल में कहता है, अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो छोटी मोटी गलती हुई थी तो बस ऐसे भाई थोड़ा प्यार से मार दिए। कि तभी ईरा उसको बीच में रोकते हुए कहता है, प्यार से तो नहीं मारे थे वो, अगर प्यार से मारते तो तुम जाकर के शजर के पीछे थोड़े ना छुप जाते और गिड़गिड़ाने लगते, भाभी प्लीज़ मुझे बचा दो, भाभी प्लीज़ मुझे बचा दो। वो उसकी वॉइस की डबिंग भी कर रहा था, जिसे देखकर आयुषी एकदम से अपने मुंह पर हाथ रख के हंसने लगती है। पार्थिव को इस वक्त इतना ज़्यादा ह्यूमिलिएशन फील हो रहा था, जिसकी वजह से वो ईरा से कहता है, ईरा भाई प्लीज़ जाओ यहाँ से, मुझे बात करने दो, ठीक है, सारी बातें तुम ही कर लोगे क्या? वही ईरा जो कहता है, नहीं तुम खुद कर लो। और ये बोल करके वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। वहीं आयुषी जो कि उसकी तरफ देखते हुए कहती है, हाँ। पार्थिव जो कहता है, अब तुम हंसो नहीं, मुझे पता है कि मैं बेवकूफ़ लग रहा हूँ इस वक्त तुम्हारे सामने, लेकिन कि तभी आयुषी जो कि उसी लेफ्ट साइड के गाल को टच करते हुए कहती है, ज़्यादा दर्द हो रहा है? इतने प्यार से आयुषी के पूछने पर पार्थिव अपना मुंह बच्चों की तरह बनाते हुए कहता है, दर्द तो हो रहा है, बहुत गंदा वाला मारा था भाई ने, पता है वो एक्चुअली भाई का प्यार है, मार देते हैं यार वो। आयुषी जो कहती है, कोई बात नहीं। पार्थिव जो कहता है, मुझे पता है कि तुम्हें अजीब लगेगा कि मैं इतना बड़ा हो गया हूँ फिर भी भाई से पटाता हूँ। और कि तभी आयुषी उसके होठों पर अपनी एक उंगली रखते हुए कहती है, श्श, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो तुम और ज़्यादा क्यूट लगने लगे हो अब। पार्थिव जैसे ही सुनता है वो एकदम से अपने चेहरे पर बड़ी सी स्माइल लाते हुए कहता है, सच्ची? वही आयुषी अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए कहती है, हाँ, और जिस तरह से तुम मुझसे झूठ बोलते हो ना, वाओ, इतना क्यूट तरीके से अगर कोई झूठ बोले तो फिर मुझे तो उसके झूठ में विश्वास करने का मन कर जाएगा।
पार्थिव जो थोड़ा शर्माते हुए कहता है, ओह थैंक यू। वही आयुषी जो कहती है, वैसे हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं राइट। पार्थिव जो कहता है, सिर्फ दोस्त बन करके रह जाओगे। आयुषी जो कहती है, नहीं थोड़ा क्लोज दोस्त बन सकती हूँ, अब ईरा से भी तो मिलना है ना मुझे रोज़ रोज़, तो अगर घर आऊँगी तभी तो मिल पाऊँगी, और रोज़ रोज़ घर आने के लिए क्लोज़ फ्रेंड तो बनना ही पड़ेगा। पार्थिव जो कहता है, क्लोज़ फ्रेंड बनने के लिए क्या करना होगा। आयुषी थोड़ा सा उसकी तरफ खिसकते हुए कहती है, पहले थोड़ा क्लोज आना पड़ेगा उसके लिए। वहीं पार्थिव जो थोड़ा शर्माते हुए और ज़्यादा उसके क्लोज आते हुए कहता है, इतना क्लोज ठीक है। आयुषी जो कि अपने चेहरे को नीचे करते हुए कहती है, हाँ बस इतना ही। पार्थिव जो कहता है, हाँ हाँ बस इतना ही। पार्थिव जो अपने हाथ को धीरे धीरे उसके गाल पर बढ़ाना चाह रहा था, लेकिन फिर सब अपने हाथ को पीछे करते हुए खुद में ही कहता है, नहीं पार्थिव ऐसे किसी को टच नहीं करते, गंदी बात होती है। लेकिन आयुषी उसके इंटेंशन को समझ गई थी और वो अपनी गाल को उसके साइड में करते हुए कहती है, गाल खींचने का मन कर रहा है मेरा। पार्थिव जो कि मुस्कुराते हुए उसे देखकर कहता है, तुम्हें कैसे पता चला। आयुषी जो कहती है, तुम्हारे इंटेंशंस पता चल गए थे मुझे, कोई बात नहीं खींच सकते हो, लो। पार्थिव जो कहता है, सच्ची। आयुषी जो कहती है, अब अगर तुम्हारा मन नहीं है तो मत भी खींचो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तब तक पार्थिव अपने हाथ को उसके गाल पर रख करके उसको धीरे से खींचते हुए कहता है, यू रियली हैव अमेजिंग ट्रिक्स। आयुषी जो आगे कहती है, तो हम क्लोज फ्रेंड बनने का प्रोसेस स्टार्ट करें। पार्थिव जो कहता है, कैसे, मुझे कोई आइडिया नहीं इसका। वही आयुषी जो कहती है, वैसे मैंने सुना है कि अगर जूठा पिए तो उससे प्यार बढ़ता है, तो हम इससे भी शुरुआत कर सकते हैं। पार्थिव जो तुरंत ही लस्सी को अपने हाथ में लेता है और आयुषी की तरफ करते हुए कहता है, ठीक है फिर शुरुआत करते हैं। आयुषी जो कहती है, पहले तुम पियो। पार्थिव जो कहता है, नहीं मेरे भाई और मेरे डैड ने सिखाया है कि अगर कोई लड़की सामने बैठी हो तो सबसे पहले उसे चांस देना चाहिए। आयुषी उसकी बात पर इम्प्रेस होते हुए कहती है, ओके मिस्टर जेंटलमैन, जैसा आप कहें। और ये बोल करके वो एक सिप लस्सी का लेते हुए कहती है, नाउ योर टर्न। पार्थिव जो ग्लास को पकड़ता है और उसी साइड पर अपने होठ को लगाता है जिस तरफ से इस वक्त आयुषी ने लस्सी पिया था। आयुषी जो ये देख कर एकदम से शर्मा जाती है। वहीं पार्थिव जो कि फिर से आयुषी की तरफ ग्लास बढ़ाते हुए कहता है, लो अब तुम्हारी बारी। और आयुषी अब आधा ग्लास पूरी तरह लस्सी का ख़त्म कर चुकी थी। वहीं आयुषी जो कहती है, अब तुम दूसरी लस्सी ले लो क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है, अब मैं तुम्हें नहीं दे रही। पार्थिव जो हंसते हुए कहता है, ओह माय गॉड, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको मेरे घर का कुछ अच्छा लगा। पार्थिव की बात सुनकर आयुषी जो कहती है, मुझे तो कोई और भी अच्छा लगा है। पार्थिव भी लगभग आधे ग्लास लस्सी को ख़त्म करते हुए कहता है, और मुझे भी। आयुषी जो कहती है, मुझे तो हीरा अच्छा लगा, तुम्हें क्या अच्छा लगा। पार्थिव जो कहता है, आज पहली बार जो लड़की मेरे घर पर आई है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। आयुषी जिसकी आंखें हल्की हल्की भारी हो रही थी और वो थोड़ा सा ज़बरदस्ती खोलते हुए कहती है, अच्छा और मुझे। और ये बोल करके अपने हाथ को वही पार्थिव के लेफ्ट गाल पर लगाती है जो कि थोड़ा बहुत सूजे हुए थे और वो उसके गाल को खींचते हुए कहती है, मुझे तुम अच्छे लगे। पार्थिव जो हंसते हुए कहता है, अच्छा तुम तो काफ़ी फॉरवर्ड निकल गई, ये बात तो मुझे बोलना चाहिए था ना डायरेक्टली। आयुषी जो उसका जवाब देते हुए कहती है, क्यों, मैं बोल दी तो शर्मा गए तुम, मैं भी तो बोल सकती हूँ ना अपनी फीलिंग्स। पार्थिव जो थोड़ा उसके और क्लोज आते हुए कहता है, वैसे सच कहूँ तो मैं ये बात तुमसे काफ़ी टाइम से बोलना चाहता था। वो कॉलेज टाइम था ना, तब से जब से मैं तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था, मैं फर्स्ट डे ही तुम्हारा गॉल ज़ोर से खींचने का मन किया था। आयुषी जो हंसते हुए कहती है, अच्छा, और मुझे भी तुमसे उस दिन बात करने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन फिर मुझे पता चला कि तुम काफ़ी मॉडर्न लड़के हो, तुम्हारे आसपास इतनी सारी अच्छी अच्छी लड़कियां भी घूमती हैं, तो आई थॉट कि मेरा तो कोई चांस ही नहीं बनता। पार्थिव जो अपने बाल पर हाथ फेरते हुए कहता है, मैडम भले मेरे आसपास बहुत सारे लोग हों पर मेरी नज़र सिर्फ आप पर रहती है। और ये बोल कर कि वो अब एक गिलास लस्सी को पूरी तरह ख़त्म कर चुका था, जिसकी वजह से वो अपनी आंखों को थोड़ा बहुत भारी महसूस कर पाता है। वही आयुषी जो कहती है, वैसे ये लस्सी बहुत टेस्टी लग रही है नहीं। पार्थिव भी हंसते हुए कहता है, हाँ थोड़ी मीठी मीठी से लग रही है। आयुषी जो कहती है, पता नहीं क्यों पर मुझे हंसी आ रही है। पार्थिव भी उससे कहता है, हाँ तो मुझे भी रही, लेकिन मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। वही आयुषी दूसरे ग्लास को लेते हुए कहती है, अब ये रखा है तो सभी पी लेते हैं, वरना ये रोने लगेगा, कहेगा हमें तो आयुषी ने पिया ही नहीं। पार्थिव जो हंसते हुए कहता है, अच्छा तो चलो फिर एक और ड्रिंक हो जाए। और फिर वो दोनों एक एक ग्लास और लस्सी को चीयर्स करते हुए पी लेते हैं। वही आयुषी का तो पूरा पेट भर चुका था और वो पूरे ग्लास को ख़त्म करते हुए अपने सर पर हाथ रखते हुए कहती है, सब कुछ मुझे गोल गोल सा नज़र आ रहा है,
ऐसा लग रहा है सब घूम रहा है ना। पार्थिव अपने सिर को हाँ मिलाते हुए कहता है, मुझे भी लग रहा है ऐसा कि तुम डबल डबल सी हो गई हो। वही आयुषी जो उसको मारते हुए कहती है, ए मैं क्यूट हूँ, मोटी नहीं हूँ, ठीक है। तुम मुझे मोटी बोलना चाह रहे हो, डबल कह रहे हो मुझे। पार्थिव जो जल्दी से अपने कान पर हाथ रखते हुए कहता है, नहीं नहीं मैडम, आपको डबल कैसे बोल सकता हूँ, तुम तो बहुत ही क्यूट हो। मैं तो बस ये कह रहा था कि तुम मुझे दो दो दिखाई दे रही हो, एक इधर और एक इधर। और ये बोल करके वो दो जगह पर देख रहा था। आयुषी हंसते हुए कहती है, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, मैं तो एक ही हूँ। पार्थिव जो कहता है, मुझे लग रहा है मेरा दिमाग ख़राब हो गया है सच्ची में। और ये बोल करके वो आयुषी का हाथ पकड़ते हुए कहता है, कहीं हम मरने वाले तो नहीं हैं। वही आयुषी जो अपने सिर को हाँ मिलाते हुए थोड़ा डरते हुए कहती है, लग तो यही रहा है मुझे भी, मेरी भी आंखें बंद हो रही हैं, ऐसा लग रहा है मैं बेहोश हो रही हूँ। पार्थिव जो कहता है, अच्छा सुनो, मरने से पहले एक बात कॉन्फेस करना चाहता हूँ तुम्हें कि मैं तुम्हें बहुत बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। आयुषी जो अपने हाथ को उसके एक हाथ से छुड़ाते हुए कहती है, और तुम भी मुझे बहुत क्यूट लगते हो, कितने प्यारे हो तुम। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने मुझे इनवाइट किया है। तुम्हें पता है मैं कितनी खुश थी जब मुझे पता चला कि तुम मुझे इनवाइट कर रहे हो अपने घर पर। और ये बोल करके वो बार बार उसके ऊपर की तरफ गिरने लग रही थी। वहीं पार्थिव जो उसे संभालते हुए कहता है, अच्छा सुनो, मैंने सुना है ना कि जब हम लोग मरते हैं तो पोस्टमैन आते हैं हमारी जान लेने के लिए। आयुषी जो उस पर हंसते हुए कहती है, पोस्टमैन पोस्टमैन पोस्ट देने के लिए आते हैं पागल, तुम्हें इतना भी नहीं पता, जान लेने के लिए यमदूत आते हैं। पार्थिव जो कहता है, हाँ वही वही यमदूत, पता नहीं क्यों मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है, कहीं हमारी मौत करीब तो नहीं आ गई। आयुषी जो कहती है, आवाज़ तो मुझे भी सुनाई दे रही है। पार्थिव जो कहता है, ध्यान से सुनो, वैसा लग रहा है कोई पार्थिव पार्थिव बुला रहा है ना। आयुषी जो कहती है, हाँ सुनाई दे रही है, लेकिन क्या तुम अकेले जाओगे? प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना, हम साथ में मरेंगे, ठीक है। और ये बोल करके वो पूरी तरह से लुढ़क चुकी थी और वो आकर के पार्थिव के कंधे पर ही टेक लगा करके लेट जाती है। वहीं पार्थिव भी उसके सिर पर अपने सिर को रखते हुए कहता है, हम मरने वाले हैं आयुषी। आयुषी जो कहती है, तुम मुझे प्यार से आयु बुलाते हो ना, वही बुलाओ। वही वो आपस में गुड़ गुड़ बात कर ही रहे थे कि तभी बाहर से ज़ोर से आवाज़ आती है, पार्थिव। ये आवाज़ किसी और की नहीं थी बल्कि डेंजरस मिस्टर अहान खुराना की ही थी, जो कि इस वक्त आयुषी और पार्थिव को इतना क्लोज देख करके थोड़ा गुस्सा रहे थे। पीछे से ईरा जो आते हुए कहता है, सर एवरीथिंग फाइन। वही वही अहान उसको घूरते हुए देखकर कहते हैं, क्या है ये सब, और ये लस्सी किसने दी इन लोगों को? ईरा जो कहता है, सर मैं नहीं दी है, कोई प्रॉब्लम है सर? अहान जो उसको गोद में उठाते हुए कहते हैं, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता है क्या? और वो फिर उसको ठीक सामने टेबल पर खड़ा करते हुए कहते हैं, जब तुम्हें पता था कि वो लस्सी अल्कोहलिक है, उसमें ड्रिंक मिला हुआ है, तो फिर तुमने क्यों दिया उसे वो? ईरा जो कहता है, क्योंकि पार्थिव ने मुझसे मदद मांगी थी, उसने कहा था कि उसे अपनी क्रश को प्रपोज करना है, तो मैंने उसकी हेल्प कर दी। मैंने सोचा कि वैसे तो वो कुछ बोल नहीं पाएगा क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डरपोक है, तो मैंने उसके क्लास में भांग मिला दी थी। अहान जो कहते हैं, लेकिन उस लड़की के ग्लास में भांग क्यों मिलाई? और के घर की लड़की है, तुमने उसे भांग पिला दिया? ईरा जो कहता है, अब अगर मैं पार्थिव के ग्लास में भांग मिलाता और उसके ग्लास में नहीं मिलाता तो ये तो चीटिंग हो जाती, और वैसे भी दोनों प्यारी प्यारी बातें ही कर रहे थे बस, और उसके लिए भांग का होना ज़रूरी था। अहान जो उसको घूरते हुए देखकर कहते हैं, तुम्हें तो मैं एक नंबर के बेवकूफ़ हो, तुम किसी काम लायक नहीं हो। और फिर वो ज़ोर से यशवीर चिल्लाते हुए कहते हैं, यशवीर। यशवीर तुरंत ही भागकर उनके बगल में आते हुए कहता है, जी सर। अहान जो कहते हैं, ये जिसकी भी लड़की है और जहाँ से भी आई है, प्रॉपरली ये घर पर पहुँच जानी चाहिए, वो भी 2 बजे से पहले। एक काम करो, जा करके रिया और लिली को बुलाओ और कहो कि उसको उठाने में मदद करें, तुम हाथ नहीं लगाओगे उससे। यशवीर जो कहता है, ओके सर। अहान जो एक बार गिरा की तरफ देखते हैं और फिर यशवीर को थोड़ा डांटते हुए कहते हैं, जल्दी हो जाना चाहिए काम, और तुरंत मुझे इन्फॉर्म करो। और ये बोल करके वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं इस वक्त अहान के फ्रेंड माहिर, ऋषि और कुछ और भी बिजनेस पार्टनर्स उनके साथ बैठे हुए थे। ऋषि और माहिर तो काफ़ी हद तक भांग पी चुके थे। ऋषि जो एक और गिलास भांग पीते हुए कहता है, अबे भाई तू इतना सीधा साधा आंकड़ों क्यों नज़र आ रहा है मुझे, तू भी ट्राई करना, मज़ा आएगा, और होली के दिन तो ये सब चलता है ना भाई।
आहान जो उन दोनों को देख कर कहते हैं, तुम लोग पियो भांग, मुझे नहीं पीना। और ये बोल करके वो अपने ड्रिंक को अपने हाथ में लेकर के उसे कि एक कांच के खूबसूरत ग्लास में डालते हुए कहते हैं, जब नशे में ही आना तो इससे अच्छा मैं ड्रिंक ना ले लूँ, मुझे भांग वगैरह नहीं पसंद। माहिर जो कहता है, अरे तू हमारे जितना ड्रिंक कर ही नहीं सकता, भांग के नशे के आगे तेरे ये ड्रिंक का नशा ना ज़ीरो लेवल बेटा, ज़ीरो लेवल। हाँ जो उसे घूरते हुए देखकर कहते हैं, तुम्हें लगता है कि ड्रिंक से ज़्यादा अल्कोहलिक होता है भांग। ऋषि, माहिर और बाकी के लोग जो कि इस वक्त भांग पी रहे थे, जो कि इस वक्त ठंडा ठंडा भांग पी रहे थे, वो सब अपने सिर को हाँ में लाने लगते हैं। हाँ जो कहते हैं, देखते हैं किसके अंदर ज़्यादा नशा है। ऋषि जो कहता है, ठीक है भाई, लगा ले चैलेंज। और हाँ, अगर तूने ज़्यादा ड्रिंक पिया तो हम समझ जाएंगे कि भाई ड्रिंक में ज़्यादा नशा है, क्योंकि जिसमें ज़्यादा नशा होता है ना, उससे जल्दी मन नहीं भरता है। ठीक है। हाँ जो कहते हैं, चैलेंज, मुझे चैलेंज वैसे भी बहुत पसंद है, तो ठीक है, देखते हैं। और अब चैलेंज लगा था तो आहान को तो उस चैलेंज में किसी भी हालत में जीतना था। सारे लोग एक गिलास लेते हैं, वहीं आहान भी अपने कांच के गिलास में पूरी तरह से वाइन भर लेते हैं और उसको अपने होठों से लगा करके एक ही बार में पूरे वाइन के गिलास को ख़त्म कर देते हैं। और इसे वो 6-7 गिलास पीते हैं। वो 8वें गिलास में कहते हैं, क्या हुआ, तुम लोग रुक क्यों गए, और पीने की हिम्मत नहीं हो रही तुम लोगों में। माहिर जो कहता है, भाई हम सुबह से पी रहे हैं, हमने टोटल कितने गिलास पिए हैं, ऋषि बताना ज़रा। ऋषि अपनी उंगली पर कुछ गिनते हुए कहता है, 2 3 4 5 15-20 तो हमने पी लिया होगा यार। वहीं वो हान को देखते हुए कहता है, 15 से 20 गिलास पिए हमने, और हमारे गिलास भी तेरे गिलास से बहुत बड़ी है। तो चल तू बस हमें 15 गिलास पी करके दिखा दे, उसके बाद हम मान जाएंगे कि भाई तेरे शराब में बहुत नशा है। हाँ जो कहते हैं, ठीक है, 15 गिलास। उनकी आंखें अब धीरे धीरे चढ़ने को आई थी। जिस वाइन को वो इस वक्त पी रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड था, लेकिन अब आहा ने चैलेंज लगाए थे तो बस अब क्या था, 14 से 15 गिलास वो तुरंत ही पीते हुए अपने गिलास को सामने की तरफ पटकते हुए कहते हैं, 15 गिलास डन। ऋषि कहता है, सिर्फ 15 गिलास, भाई हमने 20 गिलास पिए हैं, और 15 गिलास में तो फिर तो सिर्फ हमारे बराबर पहुंचा है, हमसे जीता नहीं है। आज एक बार उसे गुस्से भरी निगाहों से देखकर कहते हैं, यू वॉन्ट कि मैं 20 गिलास पीऊँ। उनको भी अब हल्का फुल्का नशे हो रहे थे, जिसकी वजह से उनकी भी आंखें थोड़ी थोड़ी भारी हो रही थी। सब लोग आहान की बात पर अपने सिर को हामी हिला देते हैं। वहीं ऋषि जो कहता है, पी कर दिखा कर हिम्मत है तो। माहिर जो कहता है, इतनी हिम्मत नहीं है उसके अंदर, इतना नहीं शराब पी सकता ये, मैं गारंटी दे रहा हूँ। लेकिन तभी आहान फिर से ग्लास को गिनते हुए कहते हैं, 16, और ये बोल करके वो ग्लास को भरते हैं और अपने होठों से लगा करके उसे पूरा ख़त्म कर जाते हैं। उसके बाद 17 होता है, 18 होता है, 19 होता है, और वो 20, और फिर आखिरी की वाइन जो कि पूरे बॉटल को अब ख़त्म कर चुकी थी। वहीं अब पूरे बॉटल की वाइन ख़त्म हो चुकी थी, जिसकी वजह से 20 में उनकी ग्लास पूरी तरह भरी नहीं पाती। ऋषि एक स्टाफ को बुलाते हुए कहता है, बार काउंटर से ज़रा एक और बॉटल लेकर आ, हमारे भाई को हमसे चैलेंज जीतना है। वही वो स्टाफ जो कहता है, सर यहाँ पर कोई बार काउंटर नहीं है। ऋषि जो कहता है, अरे हाँ हम तो भूल ही गए थे, ये आहान का मेंशन थोड़ी ना है जहाँ पर बार ही बार होंगे। तो ठीक है, लेकर आ भाई, कहीं से भी अरेंज कर भाई, हमारे भाई को जीतना है चैलेंज। आहान भी अपने सिर को हाँ मिलाते हैं तो वो तुरंत ही आहान के लिए दूसरी वाइन का बॉटल ले आकर के रख देता है। आहान जो कि उसको खोलते हैं और फिर पूरे ग्लास को भरते हुए उसे भी अपने होठों से लगा करके ख़त्म करके ग्लास को ज़ोर से वहीं कांच के टेबल पर पटक देते हैं, और वहीं सब लोग उनके लिए हूट करने लगते हैं। ऋषि भी ताली बजाते हुए कहता है, भाई मान गए भाई, तू जीत गया यार, तेरे शराब में ही ज़्यादा नशे होते हैं। वहीं माहिर जो कहता है, मुझे तो लगता है कि शराब से ज़्यादा किसी और में नशे होते हैं, और वो नशा आजकल हमारा भाई बहुत अच्छे से कर रहा है। ऋषि उसकी बात समझते हुए कहता है, बात तो सही कह रहा है तू। आहान जो कहते हैं, तुम लोग जिसके बारे में बात कर रहे हो, अपनी आवाज़ और अपने टोन को संभाल कर करना, तमीज़ से बात नहीं की उसके बारे में तो जान लेना। वही माहिर जो कहता है, हमें तो पहले से ही पता था कि मामला कुछ गड़बड़ है, लेकिन तू ही नहीं मानता था ना। ऋषि जो कहता है, हाँ ये तो कह रहे थे कि वो तो बस हमारी मेड है, हमारी स्ले। उसने इतना बोला ही था कि तभी आहान उसके सामने अपने हाथों को ले जा करके उसके गाल पर ज़ोर से अपने हाथ को कसते हुए कहते हैं, आगे के शब्द अपने मुंह के अंदर ही रखना, वरना मेरे एक थप्पड़ में सारे नशे बाहर निकल आएंगे तेरे। ऋषि अपने हाथ को जोड़ते हुए कहता है, अरे गुरुजी माफ़ी चाहते हैं, गलती हो गई भाई। माहिर हंसते हुए कहता है, तुझे पता है
या सिंगापुर से जल्दी इसीलिए तो आया था? अरे इसने पूरी मीटिंग्स भी ख़त्म नहीं की थी। पता चला था मुझे, रात में भाभी की वजह से निकल कर आ गया था ना तो मीटिंग छोड़ कर के। ऋषि जो कहता है मुझे तो लग रहा है स्टीफन जोसेफ के मामले में भी ज़रूर इसी का कुछ हाथ होगा और ये ज़रूर भाभी के लिए किया होगा। ये जो भी करता है ना सिर्फ उसी लड़की के लिए करता है। क्या नाम था उसका? आज अपनी जगह से गुस्से में खड़े होते हैं और माहिर और ऋषि को घूरते हुए देखकर कहते हैं मेरी बीवी के बारे में नशे की हालत में बात मत करो, समझे? और मैं पराये मर्दों के सामने अपनी बीवी के बारे में कोई भी बातें करना पसंद नहीं करता। और ये बोल कर कि वो वहाँ से मुड़ जाते हैं। माहिर जो हुट करते हुए कहता है ओहो क्या बात है भाई, हमसे गलती हो गई फिर से। ऋषि जो कहता है सीरियस हो जा, वार्निंग देकर गया है, कहीं ऐसा ना हो कि सच में मार मार के सारा नशा उतार दे हम लोग का। माहिर जो कहता है ये इतना सीरियस क्यों यार उस लड़की को लेकर के? ऋषि जो कहता है अबे तू नहीं समझेगा यार, कभी प्यार हुआ है तुझे? मुझे भी तो देख, श्रुति के लिए कब से तड़प रहा हूँ, बेचारी पता नहीं कहाँ होगी। वहीं श्रेजल जो कि इस वक्त अपने कमरे की तरफ जा रही थी कि तभी अचानक से उसका हाथ पकड़कर कोई ज़ोर से खींचता है। श्रेजल थोड़ा उझकते हुए कहती है अरे ये कोई और नहीं बल्कि श्रुति थी। उसे साइड में ले आकर के कॉर्नर पर अपने साथ ले जाती है और उसको शांत करते हुए कहती है एकदम चुप। श्रेजल जो अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है क्या प्रॉब्लम है आपकी? आप जब से मुझसे मिली इसी तरह से मुझसे बात कर रही हैं। श्रुति जो कहती है क्योंकि तुम एक नंबर की बेवकूफ़ लड़की हो और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम और दिन तक बेवकूफ़ बनी रहो। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि जिस इंसान के साथ इस वक्त तुम हो वो कैसा इंसान है? श्रेजल जो कहती है इस वक्त तो मैं आपके साथ हूँ, मुझे आपके बारे में कुछ नहीं पता। श्रुति जो कहती है हाँ दिमाग से पैदल लड़की, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, ये जिसके नाम का तुमने अपनी मांग में संदूर भर रखा है ना उसकी बात कर रही हूँ। श्रेजल जो आहान के बारे में सोचते हुए कहती है उनके बारे में बात कर रही हैं आप? वो तो बहुत अच्छे इंसान है। श्रुति जो कहती है घंटा अच्छा इंसान है वो। अरे तुम उसे कुछ नहीं, तुम उसे ठीक से जानती नहीं हो, अगर पता होता ना तो अब तक उसके साथ नहीं रह रही होती। श्रेजल जो कहती है देखिए आप शायद गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है और आपने आते वक्त भी मुझसे इसी तरह से बात की थी। आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपको उनसे कोई गुस्सा गुस्सी है क्या? श्रेजल की बात सुनकर श्रुति जो कहती है तुम इतनी मासूम मत बनो, ठीक है? वो कई लड़कियों के साथ सो तक चुका है और तुम्हें इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। श्रेजल जो कहती है वो ऐसे इंसान नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं। श्रुति जो कहती है को बना रहा है अगर वो कह रहा है कि वो सिर्फ तुमसे प्यार करता है तो। अरे मैंने खुद देखा उसे कई लड़कियों के साथ और वो तो पूरा फेमस है। वो इतना ज़्यादा पॉपुलर है अपनी गंदे हरकतों की वजह से कि सारी लड़कियाँ उसको देखकर कि मचल जाती हैं। उसके जैसा प्लेबॉय मैंने आज तक नहीं देखा। तो उसके यहाँ नई नई लड़कियाँ आती हैं, इसी वजह से तो मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। श्रेजल जो कहती है पर जब से मैं यहाँ पर रह रही हूँ मुझे सिर्फ 2 ही लड़की आई थी, वो याद है, और वो भी कोई ख़ास। किताबी श्रुति जो कहती है देखा तुम्हारे सामने भी 2 लड़कियों को बुला रहे हो और तुम कह रहे हो कि वो अच्छा इंसान है। अब श्रेजल कैसे बताती कि तृप्ति को तो आहान ने उसके हाथों ही मरवा दिया था और वो दूसरी लड़की उसे श्रेजल जानती नहीं थी। श्रुति जो कहती है मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, अगर तुम एक खूबसूरत गुड़िया की तरह अपनी ज़िंदगी नहीं बिताना चाहती तो इंसान बन करके अपने दिमाग को चलाना सीखो। देखो अभी तो तुम बेबी डॉल की तरह प्यारी हो, इस वजह से सब लोग तुम्हें प्यार कर रहे हैं और वो आहान खुराना भी प्यार करने का नाटक कर रहा है, लेकिन जिस दिन उसे तुम्हें यूज़ कर लिया ना, समझ जाना कि वो दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा इस घर में और आहान खुराना के दिमाग या दिल में। और मुझे तो नहीं लगता कि वो तुम्हें अपने दिल में रखता भी होगा, उसके दिल में तो हर दिन नई लड़कियाँ एंट्री लेती रहती हैं। तुम्हें भी किसी दिन नाली के कीड़े की तरह फेंक देगा जिस दिन उसका तुम्हारे से मन भर गया तो। श्रेजल जो श्रुति की बात को थोड़ा सा सीरियस लेने लगी थी और वह थोड़ा निराश होते हुए कहती है क्या सच में? पर वो तो हमेशा कहते हैं कि वो मुझे कभी भी अपने आप से दूर नहीं करेंगे। श्रुति जो कहती है अगर ऐसा सच है ना तो एक काम करना, मेरा सवाल उससे जाकर के पूछना। श्रेजल जो कहती है आपका सवाल पूछना है तो आप खुद पूछिए, मैं क्यों पूछूं? श्रुति जो कहती है क्योंकि तुम तो बेवकूफ़ हो, तुम्हें तो समझ नहीं आएगा कि वो इंसान अच्छा है या नहीं, लेकिन अगर तुम ये सवाल करोगे तो समझ में आ जाएगा कि वो सच में तुमसे प्यार करता है या सिर्फ प्यार करने का दिखावा कर रहा है। श्रुति जो कहती है तुम कहाँ तक पढ़ी लिखी हो? मैंने सुना है कि तुम ज़्यादा पढ़ी नहीं हो। श्रेजल जो कहती है जी आपने सही सुना है, मैं सिर्फ 10th तक पढ़ी हूँ और 10th का भी एग्ज़ाम मैंने पास नहीं किया है। श्रुति जो कहती है मतलब 10th में भी फेल हो गई हो? श्रेजल कहती है नहीं, मुझे 10th का एग्ज़ाम देने ही नहीं दिया गया। श्रुति जो कहती है क्यों, तुम्हारे घर वाले तुम्हें डांटे नहीं? श्रेजल जो कहती है मेरे घर वाले उन्होंने तो नहीं देने दिया,
आप इस बारे में बात मत करिए, वैसे भी ये मेरे घर का मामला है। श्रुति जो कहती है, ठीक है भाई, तुम्हारे घर का मामला तुम ही समझो, लेकिन ये आहन और तुम्हारा मामला है, और फिर किसी भी लड़कियों के लिए मैं इस तरह की ट्रीटमेंट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो एक काम करना, तुम आज उससे जाकर के पूछोगी कि अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है तो क्या वो तुम्हें अलाउ करेगा। शेजल जो कहती है, मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं डॉक्टर कैसे। कि तभी श्रुति जो उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है, एकदम चुप, जितना कहा है सिर्फ उतना करना, और अभी कोई आ रहा है, मैं निकल रही हूँ यहाँ से। श्रुति को किसी आने का आभास होता है तो वो तुरंत ही शेजल का हाथ छोड़ करके वहाँ से निकल जाती है। वो दूसरे साइड के एरिया से निकली थी कि तभी जैसे ही शेजल उस कॉर्नर से हट करके अपने रूम की तरफ दोबारा जाने वाली होती है और दीवार से मुड़ करके वो जाती है, उससे पहले वो किसी के सीने से जा करके टकरा जाती है। शेजल जो एकदम से अपने सामने की तरफ हाथ रखते हुए कहती है, आई एम सॉरी, और वो थोड़ा पीछे की तरफ उछक भी जाती है, लेकिन तभी उसकी कमर को कोई बहुत ही रोमांटिक और बहुत ही धीरे से अपने हाथों में थामते हुए कहता है, मुझसे लड़ने के लिए तुम्हें सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है, तुम आ रही हो, जहाँ मन चाहे वहाँ हाथ लगा सकती हो। शेजल जैसे ही सुनती है, इस वक्त वो आहन थे। शेजल जैसे ही आहन की आवाज़ सुनती है, वो अपने चेहरे को हल्का सा ऊपर की तरफ करते हुए देखकर कहती है, आप यहाँ। आहन जो कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो। शेजल जब पीछे की तरफ देखती है तो श्रुति वहाँ से जा चुकी थी। शेजल श्रुति के बारे में आहन से कुछ नहीं बताना चाह रही थी। वो आहन से कहती है, मैं यहीं पर बस आई थी देखने के लिए। आहन जो कहते हैं, चलो रूम में। और ये बोल करके उसके कमर को अभी भी अपने हाथ में थामे हुए आगे की तरफ बढ़ रहे थे, मगर उनके कदम हल्के हल्के लड़खड़ा रहे थे, जिससे शेजल भी नोटिस करते हुए कहती है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना। आहन जो कहते हैं, तुम हो मेरे साथ तो फिर मुझे क्या होगा, बेहतर हूँ मैं। और फिर उसके लिए दरवाज़ा खोलते हुए कहते हैं, तुम अंदर चलो और मुझे और बेहतर कर दो। शेजल आहन की बात को समझ नहीं पाती। वहीं आहन दरवाज़ा अंदर से लॉक करते हुए शेजल की कमर पर हाथ रखते हुए उसको पीछे से हक करते हुए कहते हैं, तुमने अभी तक रंग नहीं लगाया ना। शेजल जी कहती है, वैसे तो रंग लगा रहे थे बहुत लोग, लेकिन मैंने मना कर दिया, आपने कहा था ना। आहन जी कहते हैं, गुड गर्ल, ऐसे मेरी हर बातें माना करो, ठीक है। शेजल जैसे ही सुनती है, उसे श्रुति की कही हुई बात याद आने लगती है। श्रुति ने उसे वार्न किया था, जब तक तुम उसकी बात मानोगी सिर्फ तब तक ही वो तुमसे अच्छे से बात करेगा। जिस दिन उसके बाद में हल्का सा भी तुमने अपनी टांग अड़ा दी ना, उस दिन तुम्हारी टांगें तोड़ देगा वो। और इस बात को सोच कर ही शेजल थोड़ा घबराने लगती है, लेकिन आहन उसकी घबराहट को नोटिस नहीं कर पाते और उसको अपने ठीक सामने ले आकर के काउच पर बैठ जाते हैं और अपने सामने उसे कांच के टेबल पर बैठाते हुए कहते हैं, हमने तो होली खेली ही नहीं ना। शेजल जी कहती है, हाँ, आपको भी किसी ने रंग नहीं लगाया। आहन जी कहते हैं, मुझे रंग लगाने का हक सिर्फ तुम्हें है और तुम्हें छूने का हक सिर्फ मुझे है, तो मैं शुरू करूँ या तुम कर रही हो। शेजल जी कहती है, मेरा मन नहीं है, आप कर लीजिए किसी और के साथ होली, मैं थोड़ा लेटना चाह रही हूँ। वो इस वक्त आहन को थोड़ा अवॉइड ही करना चाह रही थी, क्योंकि बार बार श्रुति की कही हुई बात उसके दिमाग में गूंज रही थी। वो अपने आप से ही कंफर्म नहीं कर पा रही थी कि आहन सच में कैसे इंसान है। उसके दिमाग में इस वक्त बहुत सारे सवाल चल रहे थे और उसके माथे पर लगातार शिकन बना हुआ था, लेकिन आहन की आंखें जो कि इस वक्त ऑलमोस्ट अब बंद होने को आ रही थी। आहन उससे कहते हैं, नहीं, तुम कहीं नहीं जा रही हो, और वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद पर ले आकर के बैठा देते हैं। शेजल अचानक से आहन की गोद में गिरते हुए कहती है, मुझे जाना है। आहन जो कहते हैं, कहीं नहीं जाना तुम्हें। शेजल जी कहती है, आपने शराब पी रखी है। जब आहन का चेहरा शेजल के बहुत करीब आया था, तब शेजल को आहन के मुंह से स्मेल आ रही थी, वो भी शराब की। आहन जो कहते हैं, तुम्हें पता है शराब कैसा महकता है। शेजल जो कहती है, नहीं, मुझे नहीं पता। आहन जो कहते हैं, तब तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने शराब पी है। शेजल जो कहती है, आपकी आंखें नशीली लग रही हैं। आहन जो उसकी कमर को हल्का सा अपने उंगली से पिंच करते हुए कहते हैं, और तुम्हारी आंखें तो हमेशा नशीली रखती हैं, तो क्या तुम दिन भर शराब पीती रहती हो। शेजल जो आहन की तरफ देखते हुए कहती है, कैसी बातें कर रहे हैं, मैं शराब को हाथ तक नहीं लगाती। आहन जो शेजल को बगल के काउच पर बैठाते हुए उससे कहते हैं, तुम लेट जाओ। शेजल जो आहन की बात सुनकर के कहती है, क्या। आहन जो कहते हैं, लेटो। शेजल जो कहती है, पर मैं क्यों, कहाँ। आहन जो उसको थोड़ा सा धक्का देते हुए कहते हैं, लेटो। और आहन ने उसके शोल्डर पर हाथ रख करके उसको पीछे की तरफ धक्का दे दिया था, जिससे शेजल पूरी तरह काउच पर लेट जाती है। आहन उसके पैर को थोड़ा नीचे की तरफ खिसकाते हैं और खुद आकर के काउच के ठीक सामने बैठ जाते हैं, वो भी अपने घुटनों पर।
इस वक्त कांच के टेबल पर एक खूबसूरत से थाल में रंग रखा हुआ था। अहान उसमें से रेड अबीर अपने हाथों में लगाते हुए कहते हैं, तुम्हें इस तरह बेरंग नहीं देख सकता मैं, तुम्हें रंग लगाने का हक सिर्फ मेरा है श्रीजल। और फिर वो उसके गालों पर धीरे से अपने हाथों से अबीर लगाते हैं और फिर एक उंगली से उसके नेक को धीरे धीरे टच करते हुए उसके ब्लाउज़ के ऊपर के एरिया की तरफ आ गए थे। उसके चेस्ट को इस वक्त उसके पल्लू काफ़ी अच्छे से ढक रहे थे। अहान जो कि उसके पल्लू को देखते हुए कहते, मुझे तुम्हें रंग लगाना है श्रीजल। श्रीजल जो कुछ कह ही नहीं पाती और वो बस दूसरी तरफ किए हुए धीरे से कहती है श्रीजल के मुंह से कुछ भी नहीं निकल पा रहा था। अहान जो उसके पल्लू को धीरे से देखते हैं और फिर उसे अपने होठों से हटाते हुए कहते हैं, मुझे अच्छी नहीं लग रही है, हटाओ उसे। जैसे ही श्रीजल के चेस्ट से उसके पल्लू हटे थे, श्रीजल एकदम से अपनी आंखें बंद करते हुए दोबारा से अपने पल्लू को अपने हाथ में लेने लगती है। लेकिन उससे पहले ही अहान उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ में पकड़ करके ऊपर की तरफ लगाते हुए कहते हैं, मुझे मेरे कामों में जो दखलंदाजी देता है वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। चुपचाप से अपने हाथों को ऊपर की तरफ रखो और डिस्टर्ब मत करो मुझे। और फिर उसके चेहरे के थोड़ा करीब आकर के उसके सामने झुकते हुए कहते हैं, मुझे अभी नहीं लगाओगी। और ये बोल कर कि वो अपने हाथ को धीरे धीरे श्रीजल के चेस्ट पर घुमाने लगते हैं। जिस तरह से वो उसको अबीर लगा रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे वो अबीर से ही उसके चेस्ट का मसाज कर रहे हों। श्रीजल जो लगातार गहरी गहरी सांसें भरने की कोशिश कर रही थी, उसके दिल की घबराहट बहुत हद तक बढ़ चुकी थी। मगर अहान ये सब नहीं समझते और बस उसके कानों के करीब आते हुए कहते हैं, मुझे भी रंग लगाओ श्रीजल। क्या तुम मेरे साथ होली खेलने में इंटरेस्टेड नहीं हो? श्रीजल जो अपनी आंखों को उसी तरफ बंद किए हुए कहती है, ऐसा नहीं है, पर रंग तो गाल पर लगाया जाता है ना। अहान जैसे उसकी मीठी मीठी आवाज़ सुनते हैं वो थोड़ा हंसते हुए कहते हैं, किसने कहा तुमसे? और वैसे भी जो रंग सिर्फ गालों पर लगाया जाए ना, उसे तो बोरिंग रंग कहते हैं और वो तो दूसरे लोग खेलते हैं ना। हम तो हस्बैंड वाइफ हैं, हम तो अच्छे से होली मनाएंगे ना। श्रीजल जो कहती है, अच्छे से होली मनाने का मतलब? अहान जो कहते हैं, उसका मतलब होता है कि पूरे बॉडी पर रंग लगना चाहिए। और वो थोड़ा और उसकी सांसों को बढ़ाते हुए कहते हैं, पूरी बॉडी मतलब समझ रही हो ना श्रीजल? श्रीजल जो अहान की तरफ देख तक नहीं पा रही थी, उसने अपनी आंखों को ज़ोर से बंद किया हुआ था और वहीं अपनी मुट्ठी को भी वो ज़ोर से बंद कर देती है। अहान जो कहते हैं, चलो मुझे प्यार से रंग लगाओ। श्रीजल जो अपने कांपते हुए होठ से कहती है, आपने मेरे हाथ पकड़ रखे हैं, मैं कैसे रंग लगाऊं? अहान जो कि उसके चेहरे को अपनी तरफ करते हैं और उसके आंखों के सामने आते हुए कहते हैं, तुम पहले अपनी आंखें खोलो, उसके बाद बात करते हैं। श्रीजल जो अपने चेहरे को ना हिलाते हुए कहती है, मैं नहीं खोलूँगी। अहान जो कहते हैं, अच्छा मेरा कमांड नहीं मानोगी? श्रीजल जो कहती है, नहीं मैं नहीं खोलूँगी बस। अहान जो कहते हैं, अच्छा रुको बताता हूँ। और ये बोल करके वो उसके पल्लू को पूरी तरह से उसके शरीर से हटा देते हैं, जिससे उसका खूबसूरत पेट भी अब नज़र आने लगा था। और अहान अपने एक हाथ को उसके पेट पर हल्का सा रब करते हुए जानबूझ करके उसको टिकल करना शुरू करते हैं। जैसे उसको गुदगुदी होना शुरू हुई थी, श्रीजल एकदम से छटपटाते हुए कहती है, छोड़िए, गुदगुदी लग रही है, छोड़िए। अहान जैसे कहते हैं, आंखें खोलो वरना इसी तरह से टिकल करता रहूँगा। श्रीजल जो इस वक्त किसी मछली की तरह छटपटा रही थी और वो अपनी आंखें खोलते हुए कहती है, लीजिए खोल दी मैंने आंखें, अभी हाथ हटाए, मुझे बहुत गुदगुदी हो रही है। अहान उसके ठीक चेहरे के सामने आते हुए कहते हैं, रंग लगा मुझे। श्रीजल जो कहती है, आपने मेरे हाथ नहीं छोड़े, मैं रंग कैसे लगाऊंगी? अहान जो कहते हैं, तुम्हारे गालों पर रंग लग चुका है, तो अब अपने गालों से ही रंग लगाओ मुझे। और वो श्रीजल के हाथ को छोड़ देते हैं। श्रीजल जो कहती है, गाल से क्यों, हाथ से लगा देते हैं ना? अहान जो कहते हैं, गाल से लगाना है। और फिर वो अपने गाल को श्रीजल की तरफ कर लेते हैं। श्रीजल जो अपने गालों को अहान की गालों से धीरे से रब कराती है और वहीं दूसरे गालों को भी, और उनसे कहती है, हैप्पी होली। अहान जो श्रीजल के हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, अभी कैसे, अभी पूरी तरह रंग लगाया नहीं है तुमने? श्रीजल जो कहती है, हो तो गया। और फिर अपने एक हाथ को छुड़ाते हुए तुरंत ही अपने पल्लू को अपने सीने पर लगा लेती है। वो इस वक्त उठ करके बैठ चुकी थी। वहीं अहान से कहते हैं, ऐसे कैसे हो गया? और ये बोल करके वो अपने हुडी को एक ही बार में अपने शरीर से अलग करते हुए उसे साइड में फेंक देते हैं। श्रीजल एकदम से अहान को इस तरह देख करके अपनी आंखों को नीचे करते हुए कहती है, ये क्या तरीका है? अहान जो कहते हैं, ऐसे हस्बैंड वाइफ का तरीका कहते हैं, होली खेलने का स्पेशल तरीका, जो कि हम सिर्फ रूम में खेल सकते हैं। श्रीजल जो कहती है, बाहर आपके दोस्त आपका इंतज़ार कर रहे होंगे,
फिर सब लोग बाहर आए हैं, क्या सोच रहे होंगे? आहन जो कहते हैं, सोच रहे होंगे कि रूम के अंदर आहन और श्रीजल होली खेल कैसे रहे, यही इमेजिन कर रहे होंगे। श्रीजल जी कहती है, अच्छा नहीं लगता ना सब लोग नीचे और आप। आहन जो कहते हैं, पर मुझे अच्छा लग रहा है ना, और मुझे पता है कि तुम्हें भी अच्छा लग रहा है, तो नाटक करना बंद करो। और ये बोल करके वो उसके हाथ को उस रंग के थाली में रखते हैं और फिर अपने चेस्ट पर उसे रखते हुए कहते हैं, अब मुझे अच्छे से रंग लगाइए मैडम। श्रीजल जैसे ही आहन के मस्कुलर चेस्ट पर अपने हाथ को रखी थी, उसके हाथ एकदम से कांप उठते हैं और वो झटके से अपने हाथ को दूर करते हुए कहती है, मैं ऐसे रंग नहीं लगा सकती। आहन जो कहते हैं, ऐसे ही रंग लगाना है आपको। और ये बोल करके वो उसके हाथ को ज़बरदस्ती अपने हाथों में पकड़ करके उसे अपने चेस्ट से धीरे धीरे नीचे की तरफ ले आते हैं और अपने एब्स को उसके हाथों से टच कराते हुए कहते हैं, जस्ट फील मी। और ये बोल करके आहन की अपनी भी धड़कनें थोड़ी सी बढ़ गई थी। आहन अपनी आंखों को बंद किए हुए धीरे धीरे स्माइल करते हुए कहते हैं, लाइक दिस ओनली, तुम्हारे सॉफ्ट सॉफ्ट हाथ श्रीजल, गुड। श्रीजल जो आहन के हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, लग गया वीर, अब मैं जाऊँ? आहन जो अपनी आंखों को खोलकर उसको देखते हुए कहते हैं, पर तुम्हें अभी ठीक से नहीं लगा, तुम्हें भी तो लगाऊंगा ना मैं। और ये बोल करके उसकी कमर को अपने हाथ में उठाते हैं और किसी गुड़िया की तरह उसे ले आकर के बेड पर ऑलमोस्ट लिटा देते हैं। श्रीजल थोड़ा पीछे जाते हुए कहती है, बेड गंदा हो जाएगा। और ये बोल करके वो थोड़ा घबराते हुए पीछे की तरफ जाती है, लेकिन उससे पहले ही आहन उसके पैरों को पकड़ कर कहते हैं, ऐसे कैसे गंदा हो जाएगा, और अगर होता है तो हो जाने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। और वो फिर से अपने हाथ में रेड कलर लेते हुए श्रेयल के ऑलमोस्ट ऊपर आते हुए उसके हाथ को अपने एक हाथ में जकड़ते हैं और उसके पेट पर अच्छे से अपने हाथों से मसाज करते हुए कहते हैं, ऐसे लगाते हैं रंग। उसके ब्लाउज जो अभी तक तो वाइट थे, मगर आहन के रंग लगाने की वजह से अब पूरी तरह से वो रेड हो चुके थे। आहन उसके हाथों में अपने हाथ को रखते हुए उसकी तरफ और ज़्यादा झुकते हैं और उसके गाल पर धीरे से अपने होठों को छुआते हुए कहते हैं, हैप्पी होली माई जान। वही वो अपने होठों को उसके फोरहेड पर रखते हुए कहते हैं, हैप्पी होली। श्रीजल जी कहती है, हो गया ना होली। आहन जो उससे थोड़ा दूर होते हैं और ये उसके बाजू को पकड़ करके उसको पीछे की तरफ करवट करवा देते हैं। श्रीजल के पीठ अभी पूरी तरह से गोरे थे और वहीं उसकी पीछे से कमर भी। आहन जो उसके बैक के ऊपर लेटते हैं और उसके कान पर अपने हाथों को ले आकर के उसके बालों को साइड करते हुए उसके कान पर उसके कान के पास आते हुए कहते हैं, अभी कहाँ होली मनी है, अभी तो तुम्हारे पीछे के सारे बदन एकदम गोरे गोरे हैं, इन्हें भी तो अपने प्यार के रंग में रंगना है ना। और आहन अपनी उंगली को उसके ब्लाउज़ के नॉट पर लगाते हैं और एक ही झटके में उसके नॉट को पूरी तरह से खोल कर रख देते हैं और फिर अपने हाथों में वही थाल के रंग को लेते हुए उसके पीठ पर आकर के धीरे धीरे अपनी उंगलियों को फेरने लगते हैं। श्रीजल जो अपनी आहें भरते हुए धीरे धीरे इस वक्त अपनी बेडशीट को अपनी मुट्ठी में कस के बंद कर चुकी थी और उसकी आंखें भी इस वक्त काफ़ी ज़ोर से बंद थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। ऑटोमेटिकली उसके दांत जो कि उसके निचले होठ को अपने अंदर दबाने लगते हैं और वो अपने लोअर लिप्स को धीरे धीरे अपने ही दांतों से बाइट करने लगती है। आहन जो उसके पीछे के कमर को अपने हाथों से धीरे धीरे सहलाते हुए कहते हैं, अच्छा लग रहा है। और वो जैसे उसके चेहरे की तरफ देखते, श्रीजल के चेहरे का एक्सप्रेशन आहन को और ज़्यादा परेशान कर देता है और वह उसके बालों को एक्साइट करते हुए श्रीजल को अपनी तरफ करवट कराते हुए कहते हैं, मैडम आप तो कुछ ज़्यादा ही सेड्यूस हो रही हैं। श्रीजल जो एकदम से अपनी आँखें खोल करके कहती है, मुझे जाना है। आहन जो कहते हैं, कहाँ जाना है? श्रीजल जो कहती है, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मुझे जाना है। और ये बोल करके वो जल्दी जल्दी अपनी साड़ी को ठीक करते हुए बाहर की तरफ निकलती, लेकिन उससे पहले ही आहन उसे रोकते हुए कहते हैं, कहीं नहीं जाना है तुम्हें, देख नहीं रही हो हम लोग होली खेल रहे हैं और तुम बीच में मुझे छोड़कर जा रही हो। और ये बोल करके वो उसे अपने पास बुलाते हुए कहते हैं, आओ साथ में सोते हैं। श्रीजल जो कहती है, इस वक्त सोएंगे आप? आहन जो कहते हैं, मुझे बहुत ज़ोर से नींद आ रही है, मुझे सोना है। आहन ने इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी नींद आ रही थी। वहीं वो पीछे की तरफ जा कर के लेटते हैं और श्रीजल को अपने ऊपर बुलाते हैं। श्रीजल जो कहती है, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। आहन उसकी कलाई को पकड़ते हुए कहते हैं, इस वक्त मैं प्यासा तो हूँ, मगर प्यास को बुझाने के लिए पानी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत है, तो चुपचाप से आओ वरना मैं खींच कर अपने पास बुला लूँगा। श्रीजल जो मुँह बनाते हुए कहती है, कैसे अजीब से इंसान है ये, इतनी ज़्यादा अश्लीलता क्यों इनके अंदर। और फिर वो आहन की तरफ आगे बढ़ते हुए धीरे से उनके बगल में आकर के बैठ जाती है।
हाँ जो से कहते हैं बैठने के लिए नहीं कहा है, बाहों में आओ मेरे। शेजल जो कहती है ये ज़रूरी नहीं है। इस वक्त शेजल को काफ़ी ज़्यादा पसीना हो रहा था, जिसे हाँ नोटिस करते हुए कहते हैं तुम डर रही हो क्या मुझसे? शेजल अपने चेहरे को ना में हिलाते हुए कहती है नहीं मैं क्यों डरूंगी आपसे। हाँ जो कहते हैं लग तो रहा है। फिर वो झटके से अपने हाथों को उसकी पीठ पर रख करके उसे ज़ोर से अपनी तरफ पुश कर देते हैं, जिससे शेजल जो कि जा करके अहान के चेहरे से लड़ जाती है। और शेजल के बाल इस वक्त अहान के और शेजल के चेहरे को एक दूसरे में कवर कर दिए थे। अहान की गहरी सांसें जो कि डायरेक्टली अब शेजल के होठों के पास पहुंच रही थी। अहान जो धीरे से अपने होठों को खोलते हैं तो शेजल के होठ से उनका होठ हल्का हल्का रब हो रहा था, लेकिन तभी शेजल अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर लेती है और अब अहान के होठ जो कि उसके गालों पर जा करके टच हो रहे थे। अहान जो उसके गालों को अपने होठों से सक करते हुए कहते हैं तुम बहुत सॉफ्ट हो शेजल, और बहुत टेस्टी भी। शेजल जो बस अहान की बात सुन रही थी और उसे लग रहा था बस किसी भी तरह से अहान को नींद आए और वह यहाँ से जा पाए। और धीरे धीरे बिल्कुल ऐसा ही होता है। अहान धीरे धीरे अपनी होठों से उसके गालों को टच करते करते अब गहरी नींद में जा चुके थे। थोड़ी देर बाद शेजल अपने बालों को साइड करते हुए उठती है तो इस वक्त अहान के हाथ जो कि शेजल की कमर और उसके पीठ पर बंधे हुए थे, बड़ी मुश्किल से शेजल ने खुद को अहान के हाथों से रिहा किया था और वह खड़े होते हुए गहरी गहरी सांस भरते हुए अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहती है आज तो मेरी जान ही ले लेते ये, पता नहीं ऐसा तो कभी नहीं महसूस हुआ मुझे। वो अहान के सामने तो बहुत ही रिलैक्स होने का नाटक कर रही थी, लेकिन उसके दिल में जो हलचल मची थी वो सिर्फ शेजल ही समझ सकती थी। आइए जानते हैं क्या श्रुति की समझाई हुई बात उसके पल्ले पड़ेगी और क्या सच में वो अहान से पूछेगी डॉक्टर बनने के लिए और क्या रिएक्शन होगा अहान का। आइए जानते हैं आने वाला एपिसोड में और सुनते रहिए सोल टू डबल बॉस सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।